Hello, Jai Hind students. Very good afternoon, everyone. I welcome you all on this amazing platform. सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है क्या? एक बार बता दें. जय हिंद एवरीवन. कैसे हैं सब लोग? हमारी पहली क्लास आई है. हाँ जी. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, और ऐसे कौन से हैं जो पहली बार पढ़ने वाले हैं. तो हमें थोड़ा सा अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मैच करना पड़ेगा ना. अच्छा, उदय एंड ये बैच के भी बच्चे हैं यहाँ पे. ओके, बढ़िया. ओके ओके. पहली बार बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए फाउंडेशन के हैं फर्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट टाइम. ठीक है, ठीक है. बढ़िया. यानी कि काफी सारे बच्चे यहाँ पे 80% करीब बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ मैं आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन पूरा कैरी करने वाली हूँ. अब बात ये आती है यार कि हम लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं, किस प्रकार का हमारा सिलेबस आने वाला है, क्या लेवल रहता है, क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर करनी है, कैसे क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पैटर्न रहा है, क्या पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है. थोड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है. देखो यार, बायो के बारे में जो एक दिमाग में धारणा बना के रखते हैं लोग, वो ये है कि यार इतने टफ वर्ड्स आते हैं, इतने खतरनाक वर्ड्स आते हैं, रटने वाला सब्जेक्ट है पूरा और समझ में नहीं आता है, और कैसे इतना पढ़ेंगे, और हमने तो कभी बायो पे ध्यान ही नहीं दिया है, तो हम पढ़ें कैसे. तो एक चीज यहाँ पे आप मेरी ध्यान से सुनिए. अगर आपने बायो कभी पहले नहीं पढ़ी है, फिर पहले क्लास में थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है, तो भी हम यहाँ पे उसको 0 से ए लेवल तक पहुंचा सकते हैं. कैसे? क्योंकि ये चीज रटने वाली नहीं है. बायो एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है. ये हमारे मन में धारणा होती है. अब इस चीज को जरा ध्यान से समझो. हम हमारे ही शरीर के बारे में बात करने वाले हैं, है ना. तो हमारे ही शरीर के बारे में कोई भी चीज रटने वाली कैसे हो सकती है? जैसे हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है. ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है. ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये हमें चला रही हैं, हमें बना रही हैं. एंड ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंग. हमारा शरीर बहुत बेहतरीन है, और ये चीज मैं बार बार बोलती रहूंगी. तो उसी चीज को हमें समझना है. अब पीसीबी स्टूडेंट्स वाले हैं, है ना, तो बस देखो, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हम तो बायो वाले ही हैं, और बायो वाले बच्चे तो होते ही होशियार हैं. तो फिर नीट 2025 वाले हैं. बढ़िया बात है. तो फिर तो और मजा आएगा हमें पढ़ने में, और ज्यादा डिटेलिंग्स के बारे में हम बात कर पाएंगे, चर्चाएं कर पाएंगे. आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको एड्रेस करती जाऊंगी. देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए नहीं है जिससे कि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सके, है ना. तो वही एड्रेस करवाते करवाते हम लोग क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं. नोट्स कैसे बनाने हैं? तो नोट्स मैं आपको यहाँ पे बना कर दूंगी. मैं क्या करती हूँ, जिसने भी मुझसे पहले पढ़ रखा है वो ये जानता है कि मैं माइंड मैप्स बनवाती हूँ. आपके पास में आखिर में रिवाइज करने के लिए पूरा का पूरा भंडार नहीं होना चाहिए. नहीं तो रिवीजन के वक्त भी हम देखकर डर जाएंगे, यार इतना सारा रिवाइज कैसे करें. तो उस वक्त पे हमें डरना नहीं है. इसीलिए हम नोट सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाएंगे, माइंड मैप्स के फॉर्म में बनाएंगे, और ये मैं आपको बना कर दूंगी. जहां पे भी मैं बोल रही हूँ कि आप नोट कर लीजिए, वहां पे आप उस चीज को नोट कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब बात यहाँ पे आ जाती है यार कि हम लोगों को क्या लेवल आता है बायोलॉजी का. 9 to 12 की बायो आएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी. नीट में ज्यादा डिफिकल्ट लेवल टच होता है. यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं. बेसिक्स के साथ में जहां थोड़ा सा लेवल हाई
जाता है उसको हम लोग डिटेलिंग में कवर करेंगे, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखेंगे जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ होगा। क्वेश्चंस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक ऐसा टॉपिक जो कि भले ही नीट हो या फिर एनडीए हो या फिर सीडीएस हो या फिर कोई भी डिफेंस वाला एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड बेसिस पे आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ, जिससे थोड़ा हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे मैं नोट्स लिखवाती जाऊंगी वैसा वैसा आप नोट करते जाएंगे। जो भी आपको डाउट है बीच में आप मुझसे पूछिए, मैं उसको एड्रेस करूंगी, लेकिन जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड तभी वही डाउट होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो अगले चैप्टर का या फिर पुराने चैप्टर का मुझसे उस वक्त में डाउट पूछ रहे हो, वो मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। ओके, तो फिर शुरुआत करी जाए। भाइयों वाले बच्चे हैं, अच्छा लगेगा पढ़ने में, साथ में मिलकर हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्क क्या होता है? एक ही डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि जो स्पीशीज है उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, एक होता है एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। क्या फर्क है? एक ही मेन फर्क है दोनों के बीच में, बताइए। एक मेन डिफरेंस। हाँ, और हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग गुरु माता किताब हमारी कौन है, कोई जानता है गुरु माता किताब कौन है हमारी? उसके ऊपर ही बेस्ड मेरे सारे नोट्स होंगे। इसका जवाब भी देते जाओ। देखो तुम लोग जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा हम लोगों को क्लास में इंटरेक्टिव में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास। एनसीईआरटी, यस बिल्कुल। एनसीईआरटी हमारी गुरु माता किताब है, उनके ऊपर बेस्ड हम लोग पूरा। देखो गवर्नमेंट एग्जाम है तो गवर्नमेंट एग्जाम एक गवर्नमेंट किताब की रिक्वायरमेंट रखती है और उस चीज के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी ने मुझे इस चीज का जवाब नहीं दिया है। तुम लोग बायो वाले स्टूडेंट्स हो इतने सारे, हाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में फर्क नहीं है? नहीं पता तुम लोगों को? चलो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर फ्लावर्स में, यहां पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब देखो, प्लांट्स में भी हमारे पास में यहाँ पे 5 होते हैं, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे हायर लेवल वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल आते हैं। सारे प्लांट्स में फूल नहीं आते, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फूल आते हैं और उन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। सारे प्लांट्स के अंदर फिनोमिनन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस चीज को यहां पे समझिएगा। हाँ, गैमीट्स की बात आ रही है, बिल्कुल सही बात है। दो पेरेंट्स हैं, मदर फादर। सबसे पहले दोनों के अंदर गैमीट्स बनेंगे। यहां पे गैमीट बना, यहां पे गैमीट बना। अगर ह्यूमंस की बात करें तो मदर में एग होगा, फादर में स्पर्म होगा। ये दो गैमीट्स जब फ्यूज होंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ये जो प्रोसेस है ये हम सब लोग जानते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब हम इसको कैसे समझने वाले हैं प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स के अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, फीमेल में गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं। फिर उन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है। यही प्रोसीजर हम लोगों को प्लांट्स में देखना है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये देखो जरा एक सेकेंड, हम 3D की मदद से भी चीजों को समझेंगे। तो मुझे जरा 3D को आप एक सेकेंड दीजिए, मैं इसको ओपन करती हूं। और देखो याद रखना, जब भी तुम अगली क्लास में आओ तब पिछली वाली क्लास का थोड़ा रिवाइज करके आना। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना जिससे कि हम लोगों को रिवीजन में ज्यादा वक्त ना मिले, ना वक्त ना लगे, है ना। यहाँ पे फ्लावर, यार एक सेकेंड रुको जरा, इसको
लेते हैं। रुक जा बेटा, रुक जा, देख मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना। देख नोट्स जो होंगे वो आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बोल मैं ऐसे रही हूँ जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, मेरा लेक्चर पूरा ऐसे नहीं हो रहा। हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे नॉर्मली में एक दूसरे से बात करते हैं। तो मैं ऐसा इमेजिन करो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे पास बैठ के डंडा लेकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें वैसे पढ़ना है नॉर्मली, ठीक है? ओके, इसको क्या हुआ? अरे यार ये दिक्कत दे रहा है जरूर आज। एक मिनट दीजिए जरा मुझे। देखो यहाँ पे फिर भी हमारे पास में कम है 3D में बताने के लिए, लेकिन बाकी चैप्टर्स में हमारे पास काफी ज्यादा रहेगा। और जब हम 3D की मदद से चीजों को समझते हैं तब हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होता है। देखो ये एक नॉर्मल फ्लावर तुम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है? अब इस फ्लावर का अगर मैं कट सेक्शन देखूं, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। अब इसको ध्यान से देखना, सेंटर में ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? और ये जो साइड में ये सारे जो नजर आ रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो सेंटर में नजर आ रहा है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है बच्चे? अब देखो, अब यहां पे तुम क्या करोगे, तुम जैसा मैं बना रही हूं वैसा तुम यहां पे ड्रॉ करोगे, ठीक है? मेल और फीमेल को हम साइड साइड में ही बनाएंगे जिससे के लिए हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एज इट इज जैसा मैं बना रही हूं वैसा आप लिखते जाएंगे। जब भी मैं ये बक्सा बनाऊं तब समझ जाना कि हमें अब ये लिखना है, ठीक है? चलो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे फीमेल। देखो ड्राइंग तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितना तुम्हें समझ में आ जाए उतना बना देना। मुझे तो इतने सारे बच्चों को बताना है ना, तो मुझे फिर भी थोड़ा ठीक ठाक बनाना पड़ता है। आप वैसा बना लीजिएगा जैसा आपसे बन जाए। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा था, है ना? ये देखा था ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया है मैंने, ठीक है? अब इसकी लेबलिंग करते हैं जरा। दिस इज नोन एज एंथर, इसको एंथर बोला जाता है, और ये है फिलामेंट, ठीक है? और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओवरऑल बोला जाता है स्टेमेन। अब मेन से तुम याद रख सकते हो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है, या फिर इसको ऐसे बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन। क्लास में याद करते जाओ यार, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए तो वो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा था जो सेंटर में था, ठीक है? दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है ओवरी, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जैसे इसको स्टेमन बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्पेल या फिर पिस्टल, या फिर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्टर होती है उसको क्या बोला जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, तो यहां पे आ जाएगा गायनोशियम। तो अगर गायनोशियम इसका है तो एंड्रोशियम 100% मेल का हो जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब एलिमिनेशन से आधे तो हमारे ऐसे ही ऑप्शंस कट जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा कि देखो 4 हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन चारों में से मेल पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है? तो ऐसा आएगा जैसे कि ऑप्शंस में आया एंथर आ गया, फिलामेंट आ गया, स्टेमन आ गया और स्टाइल आ गया। तो हम स्टाइल पे टिक कर देंगे कि वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों का काम क्या था, हम लोगों को ये देखना था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है, देख लिया। अब ये देखना है कि गैमीट्स कहाँ पे बनते हैं, मेल के अंदर गैमीट्स कहाँ है, फीमेल के अंदर गैमीट्स कहाँ है, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको जरा यहां देखो, ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इसको बीच में से मैं ऐसे काटूंगी, ठीक है, तो फिर हम लोगों को ऐसे 4 बैग्स यहां पे नजर आते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल तुमने गुड़हल के फूल के ऊपर ऐसे हाथ फेरा है तो तुम्हारे हाथ में एक पाउडर लग जाता है,
क्या होता है वो पाउडर? पोलन ग्रेन्स होते हैं, सुना है उनके बारे में। तो ये जो एंथर है, एंथर को अगर बीच में से ऐसे काटा जाएगा तो इसमें 4 ये थैलियां हैं, 4 थैले हैं, 4 बैग्स हैं जिनके अंदर भरे हुए रहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एंथर के अंदर 4 थैले, 4 थैलों में भरे हुए हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब पोलन ग्रेन को जरा बनाते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। अंदर की एक परत होती है और बाहर की एक इस प्रकार की लेयर होती है। ये है पोलन ग्रेन और इसके अंदर मौजूद होते हैं 2 मेल गैमीट्स। यानी कि हम लोगों को ये पता करना था कि मेल गैमीट कहां है। तो कहां था मेल गैमीट? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन, जो कि इस प्रकार का नजर आता है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा एंथर। एंथर को काटा तो उसके अंदर कुछ बैग्स मौजूद थे। उन बैग्स के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए थे और पोलन ग्रेन के अंदर अल्टीमेटली हमें मिलता है मेल गैमीट। तो यहां हमारी मेल गैमीट की तलाश खत्म होती है। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। अब इसके जो अंदर वाली लेयर है वो इंटरनली मौजूद है, इसीलिए उसको बोला जाता है इंटाइन। ठीक है, और बाहर वाली जो परत है ये एक्सटर्नली मौजूद है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्साइन। इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर मेल गैमीट्स मौजूद है, यानी कि ये मेल गैमीट्स का थैला है। गैमीट्स के किसी भी थैले को गैमीटोफाइट बोला जाता है। क्या बोला मैंने? फीमेल में भी जो गैमीट का थैला होगा उसको फीमेल गैमीटोफाइट बोला जाएगा। ये मेल गैमीट्स का थैला है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट। सवाल आएगा मेल गैमीटोफाइट कौन है? आप जवाब देंगे पोलन ग्रेन। मेल गैमीटोफाइट, यानी कि आप लिख सकते हैं गैमीट्स का थैला, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पोलन ग्रेन जो है वो थैला है मेल गैमीट्स का, जो मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट तक लेकर जाएगा। अब रास्ते में उसे कभी कोई एसिड रेन या फिर बेस या फिर कोई भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो परेशान ना करें, वो खराब ना कर दें, इसीलिए भगवान ने ये जो बाहरी परत है उसको एक ऐसे मटेरियल का बनाया है जो नेचर का सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल है। उसको एसिड बेस डिकम्पोजिशन कुछ खराब नहीं कर सकता। ये एक हाईली प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, किसी चीज से खराब नहीं हो सकता। भगवान ने इस चीज को इंश्योर किया है भैया कि आराम से मेल गैमीट पहुंच जाए फीमेल गैमीट तक। इंटाइन बना हुआ है पेक्टिन और सेलुलोज का, तो इसको बोला जाता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ। अब ये जो यहाँ पे पोर छोड़ा है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि अभी तक हम लोगों ने मेल गैमीट कहाँ पे मौजूद है, किस थैली में मौजूद है, उसकी चर्चा कर ली है। क्या यहां तक हमें चीजें क्लियर हैं बच्चे? इज दिस थिंग क्लियर? हाँ जी, मेल गैमीट्स कहाँ हैं, कौन सी थैली में मौजूद होते हैं, थैली किस चीज की बनी हुई है, क्यों उस चीज की बनी हुई है। ओके, बढ़िया, नोट करते जा रहे हो ना साथ साथ में? ओके ओके, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे फीमेल गैमीट कहाँ है वो तो देखना पड़ेगा, वहां तक तो हम लोगों को मेल गैमीट को पहुंचाना है ना। चलो देखते हैं। कुछ इस प्रकार का था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोला था हम लोगों ने ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है ओव्यूल। अच्छा, आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पता है क्या? एक बात ये बताइए, माइटोसिस मियोसिस के बारे में आपको कोई भी आइडिया है?
क्योंकि उस चीज की अभी हम चर्चा करने वाले हैं, नहीं तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी डिटेलिंग में। है आइडिया? देखो कुछ कुछ को है, कुछ कुछ को नहीं है। चलो अब मैं बताती हूँ, पहले उसकी चर्चा करते हैं। हम सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं। सर रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये बोला था कि नए सेल जो भी हमारे शरीर में आ रहे हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही आ रहे हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है या 4 सेल्स बनाता है। अब हमारा जो हर एक सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि हमारे पास में 2 सेट हैं क्रोमोसोम के हर एक सेल में। ठीक है, 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, मिलाकर हमारे कितने बन जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। एक सेट को आप n से दर्शाते हैं, तो हमारे पास कितने सेट हैं? 2 सेट हैं, तो 2 सेट को आप दर्शाएंगे 2n से। यानी कि हमारा जो हर एक सेल है वो कैसा है? 2n वाला है हमारा हर एक सेल, यानी कि 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड। ठीक है, और n को बोला जाता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो हमारा हर एक सेल कैसा है? हमारे हर एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारा हर एक सेल डिप्लॉइड होता है। अब 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के अंदर ये जो 2n वाला सेल है ये डिवाइड कर कर 2 सेल बनाता है, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह 2n और 2n वाली, ये माइटोसिस है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में एक 2n वाला जो सेल है वो डिवाइड कर कर 4 डॉटर सेल्स बनाता है, ऐसे। ठीक है, तो मियोसिस में बनता है आधा क्रोमोसोम का सेट रह जाता है और माइटोसिस में वैसा का वैसा रहता है। ये एक रिवीजन मैंने यहां पे करवा दिया है तुम लोगों का। अब देखो, अब ये सेल डिवीजन की बात हो गई, अब हम बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे। अब देखो, हमें ये ढूंढना है कि फीमेल के अंदर गैमीट कहां है, तो ओव्यूल के एक ऊपर वाले सेल को उठाया जाए। ठीक है, इस ऊपर वाले सेल को उठाकर हम लोगों ने यहां रख दिया। ये कैसा होगा? नॉर्मल सेल 2n वाला होगा। अब इसमें क्या करवाया जाता है? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद में क्या बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं, n n n n वाले। ठीक है, इसमें से ऊपर के 3 सेलों की डेथ हो जाती है, ये हमारे पास में बचा है। अब इसमें होता है माइटोसिस, पहला माइटोसिस, जिसमें पूरा सेल डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें होगा सेकंड माइटोसिस, दोबारा से पूरा सेल डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो 2 का 4 हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा माइटोसिस, अभी रिवाइज करवाऊंगी पूरा। तीसरे माइटोसिस के बाद में ये 4 के 8 बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कोई माइटोसिस और नहीं होगा, ये अब अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। ये है आपका, है ना। अब इसमें 3 न्यूक्लियस यहां आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाएंगे और 3 न्यूक्लियस यहां आ जाएंगे। ये क्या कहानी चल रही है? दोबारा से इस चीज को समझो। यहां पे ओव्यूल था, ओव्यूल का एक ऊपर वाला सेल को हमने उठाया, उसमें एक मियोसिस 3 माइटोसिस करवाकर हमारे पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिला है। अब इनके अराउंड सेल बन जाता है, ये एक सेल बन गया, यहां एक सेल, यहां एक सेल, यहां 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 एक सेल बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमें जिस चीज की तलाश थी, फीमेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट, ये है एग सेल, यानी कि हमारी फीमेल गैमीट की तलाश पूरी हुई कि नहीं हुई? ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के सबसे ऊपर वाले सेल को उठाया, उसमें एक मियोसिस 3 माइटोसिस करवाए और ये स्ट्रक्चर बना, इसमें ये रहा फीमेल गैमीट। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये चीज क्लियर हुई? फीमेल गैमीट की तलाश।
ओके, बढ़िया। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फीमेल गेमीट का थैला है ना। जैसे वहां पे मेल गेमीट का थैला था, यहाँ फीमेल गेमीट का थैला है। तो आप मुझे ये बताइए गेमीट के थैले को क्या बोला जाता है? हाँ जी, सबसे पहली बात, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक, और ये है आपका गेमीट का थैला। तो इसको क्या बोला जाएगा? बेटा रिपीट करने के लिए पूरी क्लास रिपीट की जा सकती है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताना होता है, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है बताइए। यस, बिल्कुल बिट्टू यादव, गेमीटोफाइट। तो इसको क्या बोला जाएगा? फीमेल गेमीटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गेमीटोफाइट है। अब आप मुझे ये जवाब देंगे कि इसमें, इस एम्ब्रियो सैक में आपको कितने सेल दिख रहे हैं? कितने सेल, कितने न्यूक्लियस? बताओ जरा मुझे, सोचो। बिल्कुल सही, फीमेल गेमीटोफाइट। कितने सेल, कितने न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं यहां? ओके, देखें, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने सेल हो गए यहां पे? 7 सेल हमारे पास में होते हैं। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमारे पास में ये हो गया है। ठीक है, तो फीमेल गेमीटोफाइट भी समझ लिया हम लोगों ने, मेल गेमीटोफाइट भी समझ लिया। अगर इसको थोड़ा समराइज करना है तो यहां पे मैं आपके लिए समराइज भी कर देती हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। देखो, मेल के अंदर हम लोगों ने देखा स्टेमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा एंथर। एंथर के अंदर मौजूद थे थैले। ठीक है, थैला जिसको हम बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर मौजूद था पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद था 2 मेल गैमीट। 2 ही मेल गैमीट क्यों होते हैं इसका मैं तुम्हें रीजन बताऊंगी बाद में। 2 मेल गैमीट्स। तो ये आपकी मेल की कहानी थी। अब फीमेल की कहानी भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल के अंदर था कार्पेल, कार्पेल में ओवरी, ओवरी के अंदर मौजूद था ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक सेल में हम लोगों ने एक मियोसिस कराया और 3 माइटोसिस कराए, जिसके चलते हमें मिला एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद था एक फीमेल गैमीट। ठीक है, अब यहां पे ये पोलन ग्रेन और ये एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो गैमीट के थैले हैं उनको बोला जाता है गैमीटोफाइट। ये रही पूरा रिवीजन, ये रही पूरी समरी। क्या ये चीज अब लोगों को, सब लोगों को क्लियर है? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात यह है कि मेल गैमीट को ढूंढ लिया, फीमेल गैमीट को ढूंढ लिया, अब इसको, मेल गैमीट को यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको यहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, इसको पोलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, अब चलो इसकी चर्चा करते हैं। ये रहा पोलिनेशन। अब पोलन ग्रेन कैसे जाएगा? हवा के थ्रू उड़ के जा सकता है, पानी के थ्रू जा सकता है, चिड़िया के थ्रू जा सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, या फिर बैट्स के थ्रू जा सकता है, किसी के भी थ्रू जा सकता है। यानी कि इसे किसी एजेंट की आवश्यकता होती है यहां से यहां जाने के लिए। तो उन एजेंट्स की हम चर्चा करते हैं। देखो, इस चीज को समझते हैं। ये मैंने बनाए 2 पौधे, इन पे बनाते हैं फूल। फूल और फूल में फर्क पता है ना? देखो, अब
मैम माइटोसिस कराने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ माइटोसिस कराने से फायदा? अभी हम पूरा स्ट्रक्चर उसका देखेंगे कि वो जो 3 सेल और 3 सेल ऊपर और नीचे बने हैं, 2 न्यूक्लियस बीच में थे, उनका क्या कारण है, उनकी क्या जरूरत है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये हमारे पास में 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, दोनों में एक ही प्रकार के फ्लावर आ रहे हैं, यानी कि सेम स्पीशीज के फ्लावर हैं। अब अगर पोलन ग्रेन को यहां से इसी फ्लावर में आना है तो हो सकता है ना कि मेल और फीमेल एक ही फूल में होंगे। ठीक है, तो अगर इस फूल से इसी फूल में पोलन ग्रेन आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑटोगैमी, यानी कि खुद का पोलिनेशन हो गया। ठीक है, अगर इस फूल से इस फूल में आ जाए तो, यानी कि पौधा सेम है। ठीक है, पौधा सेम है, फूल अलग हो गया है, तो इसको बोला जाता है गीटोनोगैमी। 1-2 बार पढ़ोगे, फिर तुम्हारा जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पास वाले को बोलना पड़ेगी बस यार स्टार्टिंग का एक वर्ड बता दे, पूरा आंसर लिख लेंगे हम, ऐसा नहीं है ना। तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ होगा उन चारों ऑप्शंस में, तो जैसे ही वर्ड देखोगे वैसे याद आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग को तुम इतने हल्के में मत लिया करो, बहुत ही बेहतरीन मशीन है। अब अगर यहां से यहां पॉलिनेशन कराना हो तो, यानी कि पौधा ही बदल गया, तो इसको बोला जाता है जीनोगैमी। अब देखो, अगर सेम प्लांट की सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि फ्लावर सेम है या फिर फ्लावर बदल गया, प्लांट अगर यहीं पे सेम है, तो इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके लिए हमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और ये वाला जो है जहां पे पौधा बदल गया, इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पे किसी की मदद की जरूरत होगी पोलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए, यानी एजेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, नोट करते जाया करो जो भी मैं चीजें बोलती जाऊं। अब देखो, क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने क्या बोला, हमें एजेंट की आवश्यकता है। एजेंट, तो ये एजेंट हो सकता है कि नॉन लिविंग एजेंट हो, या फिर हो सकता है कि लिविंग एजेंट हो, है ना। अगर नॉन लिविंग एजेंट है तो उसको बोला जाएगा एबायोटिक। अब एबायोटिक में आ सकता है हवा, एबायोटिक में आ सकता है पानी। उसी प्रकार से अगर बायोटिक है तो बायोटिक में यानी कि जीवित ऑर्गेनिजम्स की मदद से, यानी कि हो सकता है इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन हो, या फिर हो सकता है कि बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन हो, ये एजेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, तुम लोगों को एक ना, तुम लोग यहाँ पे अगर बातें वगैरह करोगे तो एक बात मैं पहले से तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूं छोटा सा। मैं ना क्लास में चिल्लाती नहीं हूँ कि अगर कोई बात कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाऊं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ब्लॉक करवा दे सकती हूँ परमानेंट, एक क्लास से नहीं, तो मैं परमानेंट ब्लॉक करवाऊंगी और आप अपने बैच को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी सी शक्तियों का मैं प्रदर्शन करती हूँ जिसका मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है, तो एट योर ओन रिस्क सर मैडम। ओके, चलिए अब इस चीज पर ध्यान देंगे। अब मैं कुछ ऐसा बता रही थी, हाँ एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो गुरु माता किताब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये पॉलिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, थोड़ा फनी सा एग्जाम्पल है, बम्बल बी और ऑर्किड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑर्किड एक फूल है और बम्बल बी एक बी है। ठीक है, तो ऑर्किड जो है उसने इवोल्यूशन के साथ साथ में अपने आप को फीमेल बम्बल बी का शेप दे दिया है। ठीक है, अब तुम देखोगे ऑर्किड, देखोगे, दिखाती हूं मैं, तब तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑर्किड, फीमेल बम्बल बी वाला, हाँ कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि फीमेल बम्बल बी है। अब क्या होता है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो वो मेल बम्बल बी जो है वो आराम से घूम रही है फीमेल बम्बल बी की तलाश में कि फीमेल बम्बल बी मिलेगी, तो तभी उसको दिखता है ऑर्किड।
और वो समझ लेता है उसको फीमेल बम्बल बी, तो वो चला जाता है उसके पास में। जब वो उसके पास तक पहुंचता है और तब तक उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि ये तो धोखा हुआ है अच्छा खासा, लेकिन जब तक उसको इस चीज का रियलाइजेशन होता है तब तक उसकी पूंछ पे चिपक चुके होते हैं पोलन ग्रेन्स ऑर्किड के। ऑर्किड चाहता है कि भैया उसका पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंच जाए, नॉर्मली पहुंच नहीं पा रहा था तो उसने धोखाधड़ी अपनाई, तो उसने फीमेल बम्बल बी का शेप ले लिया, तो मेल बम्बल बी कंफ्यूज हो गया। अब मेल बम्बल बी को धोखा मिला तो वो अपने हाथ में ग्लास लेकर फिर उड़ रहा है कि यार धोखा हुआ धोखा हुआ। फिर उसे दूसरा ऑर्किड दिखता है, फिर वो उसको फीमेल बम्बल बी समझ लेता है, फिर वो उसके पास चला जाता है धोखा खाने। और जब वो उसके पास जाता है तब पुराने वाले बम्बल बी के जो पोलन ग्रेन्स थे वो तो वहां तक पहुंचा दिए, वापस उसको धोखा मिल गया। तो वो दुखियारा बेचारा धोखा में घूमता रहता है, लेकिन ऑर्किड का यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है। यानी कि नेचर ना बहुत ही यूनिक तरीके निकाल लेता है अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए। तो यहाँ पे किस एजेंट का इस्तेमाल हुआ, एक इंसेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। तो अब देखो एबायोटिक में अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है एनीमोफिली, जो डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि भैया टर्म क्या है। वाटर के थ्रू हो रहा है तो बोला जाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रो यानी कि पानी नॉर्मल। इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको बोला जाता है एंटोमोफिली। अब देखो एंट एक इंसेक्ट होती है तो एंटोमोफिली से तुम ऐसे याद रख सकते हो, एनीमो एंटोमो में कंफ्यूज मत होना। और अगर तुमने देखी होगी वो रोबोट 2.0 तो उसमें अक्षय कुमार क्या बना था, ऑर्निथोलॉजिस्ट था ना, यानी ऑर्निथो वर्ड का इस्तेमाल चिड़िया के लिए किया जाता है, तो ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को बोला जाता है। तो ये हो गया भैया पॉलिनेशन, यानी कि अब पोलन ग्रेन पहुंच जाता है कहां तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ठीक है, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोलन ग्रेन आया उड़ते उड़ते और यहां पे आकर वो लैंड कर गया। ठीक है, अब यहां है ओव्यूल और यहां ओव्यूल में कहीं मौजूद है फीमेल गैमीट, तो ये पोलन ग्रेन से फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचाया जाएगा। हाँ जी, तो क्या होता है यहां से एक ट्यूब निकलता है और ये ट्यूब लेकर जाता है फीमेल गैमीट तक। किसको, मेल गैमीट्स को। इसके अंदर जो दो मेल गैमीट थे ना वो इस ट्यूब की सहायता से होते होते पहुंच जाते हैं फीमेल गैमीट तक। इस ट्यूब को बोला जाता है पोलन ट्यूब। और अब अगर मैं तुम्हें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दोबारा समझाऊं, कहां गया, ये रहा। तो ये यहाँ पे पोर क्यों था, जिससे कि यहां से एक ट्यूब निकल सके जो कि मेल गैमीट को फीमेल तक ले जा सके। एक रास्ता है ये, इसको ही पोलन ट्यूब बोला जाता है। अब ये इतना कठोर होती है एग्जाइन, तो इसमें एक हाथ छेद तो होना पड़ेगा ना यार, जिससे कि आराम से ये पोलन ट्यूब यहां से निकल सके। तो 2-3 होल्स होते हैं एक पोलन ग्रेन में। तो ये रहा आपका पोलन ट्यूब। अब आप मुझे बताएंगे कि पोलन ट्यूब किस चीज का बना हुआ है। सबसे आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, पोलन ट्यूब किस चीज का बना हुआ है। बताओ। कोई होशियार? बिल्कुल सही, कौशल ने सही जवाब दिया है। अरे भैया येलो कलर से बनाया है ना, इंटाइन का ही एक्सटेंशन मैंने इसीलिए तो कलर का इस्तेमाल किया है। तो पोलन ट्यूब भी आपका किसका बना हुआ है, पेक्टोसेलुलोज का। अब इससे एक चीज सीखो बेटा कि अपने नोट्स को तुम 4 अलग अलग कलर के पेन से बनाया करो, जिससे कि तुम्हारे लिए समझने में बाद में आसानी होगी। तुम्हारे दिमाग को रंग याद रहते हैं, कलर्स याद रहते हैं कि तुमने इस कलर से ये बनाया था, इस कलर से ये बनाया था, तुम्हारे दिमाग को याद रहेगा। तुम्हारे दिमाग को उस तरह तुम ट्रेन किया करो कि तुमको एग्जाम में चीजें याद आ जाए। सब कुछ अगर ब्लू ब्लू कलर से या ब्लैक ब्लैक कलर से लिख दोगे तो पढ़ने में ना मजा आएगा ना दिमाग को चीजें याद रहेंगी। इसको चीजें परस के दिया करो, अलग अलग रंगों से दिया करो, इसलिए अलग अलग कलर से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो दिमाग एक बेहतरीन मशीन है, तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि यहां तक हम लोगों ने पूरी कहानी समझ ली कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक आ रहा है। अब आगे क्या, अब फीमेल गैमीट कहां था, एम्ब्रियो सैक में। तो बिट्टू ने पूछा था ना शायद कि क्या काम है भैया एम्ब्रियो सैक में इतने सारे सेल, इतने सारे न्यूक्लियस बनाने का काम क्या है, क्यों है। मियोसिस से भी तो काम चल गया था ना, तब अब समझ में आएगा। देखो 3 सेल यहां मौजूद थे, ठीक है,
3 सेल यहां थे जिसमें से बीच में एक था एग सेल यानी कि जो रानी फीमेल गैमीट थी। यहां 2 न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हुए थे, 3 न्यूक्लियस यहां, 3 न्यूक्लियस यहां। ठीक है, अब आएगा 2 मेल गैमीट। अब ये समझ में आएगा कि 2 मेल गैमीट्स क्यों हैं, एक ही मेल गैमीट क्यों नहीं था। अब समझिएगा इसको, देखो ये पोलन ट्यूब आया, 2 मेल गैमीट्स को लेकर आया। ठीक है, सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं। इन सेल्स को बोला क्या जाता है, ऊपर मौजूद ये जो तीनों सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स का काम अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए हैं, तो मैं क्या बताऊंगी, इन तीनों को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एग सेल के पास में मौजूद ये जो दोनों सेल्स हैं, इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, और इनका इंपॉर्टेंट काम है यार। देखो जरा, ये सिनर्जिड्स के पास में एक ऐसी सामग्री होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके चलते ये पोलन ट्यूब को बताता है कि भैया यहाँ है फीमेल गैमीट। अरे गूगल मैप है क्या पोलन ट्यूब के पास में, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है। तो ये जो सिनर्जिड्स के पास में ये जो सामग्री है, इसके थ्रू वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसके थ्रू पोलन ट्यूब को पता चलता है कि अच्छा यहाँ है फीमेल गैमीट जिससे फ्यूज करवाना है। क्या ये चीज क्लियर है। तो सिनर्जिड्स में ये जो मटेरियल मौजूद है, जो केमिकल्स रिलीज करता है, इसको फिलिफॉर्म अपैरेटस बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा काम यहां पे हो गया। अब इस चीज को देखना, 2 मेल गैमीट्स की एंट्री होगी अब। ठीक है, पहला मेल गैमीट जो है वो इसके साथ में फ्यूज करेगा, फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज करेगा, जो उसका काम मेन है, जो करना ही है, हम लोगों को जो करवाना ही था। इसको बोला जाता है सिनगैमी। इस फ्यूजन को सिनगैमी बोला जाता है, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में हमें बनाना ही होता है। ठीक है, अब दूसरे मेल गैमीट का काम क्या है, इस चीज को समझिएगा। ये जो दोनों बीच में न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई यानी कि 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, दूसरा मेल गैमीट इन दोनों के साथ मिलकर फ्यूज हो जाता है, यानी कि 3 चीजें फ्यूज होती हैं। सेकंड वाला मेल गैमीट प्लस ये 3 चीजें यहां पे फ्यूज होंगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 चीजें मिल रही है ना, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन इसको बोला जाता है। और इससे मिलकर बनता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या है, जायगोट के लिए खाना है। पता चला जायगोट बन गया, उसे खाना नहीं मिला तो वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंडोस्पर्म बनता है जो कि जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब ये देखना, मेल गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये भी एन है, ये भी एन है, यानी कि 3 चीजें मिली तो एंडोस्पर्म कैसा बनता है, 3n वाला बनता है। और एक मेल गैमीट और एग, ये भी एन, ये भी एन, तो ये मिलकर जो जायगोट बनाता है वो नॉर्मल 2n वाला बनाता है। तो हमारे पास में यहां 2 फ्यूजन हुए हैं, एक ये, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 फ्यूजन यहां पे हो रहे हैं। इसको अगर समराइज करके लिखूं तो इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए 2 मेल गैमीट्स मौजूद थे, पहला मेल गैमीट और दूसरा मेल गैमीट। ठीक है, पहला वाला मेल गैमीट मिला है एग से, दूसरा वाला जो मेल गैमीट मिला है वो 2 पोलर न्यूक्लियस से मिला है। इससे मिलकर क्या बना है, इससे मिलकर बना है जायगोट, और इनसे मिलकर बना है एंडोस्पर्म। जायगोट कैसा है, 2n है, एंडोस्पर्म कैसा है, 3n है। एंडोस्पर्म किस लिए मौजूद है, जायगोट के लिए, नरिशमेंट के लिए, उसको खाना देने के लिए मौजूद है। ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है सिनगैमी।
अब इससे थोड़ा हमें क्लियर हो गया है, क्या ये चीज क्लियर है हम लोगों को? बेटा बोलते बोलते मैं लिख रही हूं, तो आप उसको सुन लीजिए। क्लियर? तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की हमारी प्रक्रिया हो जाती है। अब हमारे पास में क्या बना है? जाइगोट बना है। अब इस चीज को देखना, ये हमारे पास में फीमेल गेमीट है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसके अंदर था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो एग था उसका फर्टिलाइजेशन हुआ था, राइट। अब इस चीज को यहां देखिए, ये रहा ओव्यूल और ये है ओवरी। ठीक है बेटा, यही जो ओव्यूल है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है तब यही बाद में जाकर सीड बनता है और ओवरी जाकर फ्रूट बनती है, यानी कि इसी प्रकार से फ्रूट के अंदर सीड आता है। ओव्यूल ने बीज बना लिया, ओवरी फ्रूट बना लेती है। अगर मैं इसको टमाटर के उसमें दिखाऊं तुम्हें, कहां गया, ये रहा। तो ये जो पूरा है ये ओवरी है और इसके अंदर के जो बीज है ये ओव्यूल है। यानी कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। ठीक है, मियोसिस को मैं काटी कहां? मियोसिस से ही तो एन वाला बना था। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसी के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर? इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का? ओके, सही जवाब जाएगा स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंथर। 68.66। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों फीमेल के पार्ट थे। एंथर जो था वो मेल का पार्ट था। ठीक है, अगला, इसके बाद में अगला आ जाता है, इनमें से कौन से हिस्से के अंदर फीमेल गेमीट मौजूद होता है? 30 सेकेंड्स। करेक्ट, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मौजूद थे फीमेल गैमीट। बिल्कुल सही। इसके बाद में अगला सवाल आता है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या क्या बनकर तैयार होता है हमारे पास?
हाँ जी, डबल फर्टिलाइजेशन है, दो फ्यूजन हमारे पास में हो रहे हैं, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ये किसके थ्रू बना? ये बना आपका सिनगैमी के थ्रू। और ये एंडोस्पर्म जो बनता है ये किसके थ्रू बना था बच्चे? ये बना था ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, देखो तुम लोगों ने देखा होगा मैं ज्यादा नोट्स लिखवाती नहीं हूं, जो भी है डायग्राम के बेसिस पे तुम लोग पढ़ो, दिमाग को याद भी रहेगा, ज्यादा नोट्स हमारे पास में होंगे भी नहीं। इसके बाद में अगला सवाल आता है, इनमें से कौन सा हिस्सा बाद में जाकर फ्रूट बनाता है? 30 सेकेंड्स। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बच्चे, अगर एक भी बच्चे के पास में पोल जा रहा है यानी मेरी तरफ से सही जा रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगर मेरी तरफ से दिक्कत होगी तो किसी के पास में भी नहीं जाएगा पोल। मेडिकल असिस्टेंट में अप्रोक्सीमेटली आपके पास बायो का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, 20 से 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, ओवरी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओवरी फ्रूट बनाता है और ओव्यूल सीड बनाता है। इसके बाद अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हाँ जी, सही जवाब जाएगा स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पहुंचाना वहां तक। फ्यूजन को नहीं बोला जाता है, पहुंचाने को बोला जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है, तो पॉलिनेशन बोला जाएगा। जर्मिनेशन का मतलब होता है पनपना। पनपने का मतलब जैसे बीज पनपता है ना, जब उससे निकलता है एक ऊपर शूट निकलता है, नीचे से जड़ निकलती है, उस पनपने को बोला जाता है जर्मिनेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बारे में अगला आ जाता है, प्लांट के अंदर मेल गैमीट्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? 30 सेकेंड्स। बेटा वेटेज का डिस्कशन हम कर लेंगे, प्रतिशत बताया है उसकी चर्चा हम कर लेंगे, पहले आप पढ़ने पे फोकस करें। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलन ग्रेन जाएगा, जिसको बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट। बिल्कुल सही। इसके बाद में चलो एक आखिरी चीज सीखो, उसके बाद में हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज देखो, हर एक क्लास के एंड में मैं तुम्हें एक पिटारा समझाऊंगी। पिटारा क्या है? ये स्पेसिफिकली मेरी क्लासेस में होता है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रिलेटेड टू मेडिकल साइंस ऐसा बताऊंगी जो तुम्हें बाद में जाकर काम आएगा। ठीक है, जब भी तुम अपना पूरा पोस्टिंग करने जाओगे उस वक्त पे तुम्हें काम आने वाली चीजें, किस प्रकार से हम सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को सीख सकते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल की।
किसी को अगर बहुत ज्यादा खून बह रहा हो तो किस प्रकार से उसको स्टॉप किया जाए, है ना, इस चीज को समझना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे हाथ में, किसी को भी उसके हाथ में चोट लगी है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो जब तक कोई इमरजेंसी हमारे पास में जैसे कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती है, कोई भी नहीं आ जाता है, तब तक उस चीज को कैसे बचाया जाएगा, तब तक हम कैसे ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले इस चीज को सीखो। अगर मेरे हाथ में चोट है तो हाथ को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर आऊंगी। क्यों? क्योंकि दिल यहाँ पे है, दिल से हल्का ऊपर की तरफ हाथ को लेकर जाना जरूरी है। क्यों? अगर नीचे की तरफ लेकर जाओगे तो ब्लड और ज्यादा फ्लो होगा, अगर ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो ब्लड का जो फ्लो है वो उतना ज्यादा नहीं बहेगा खून। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं पट्टी, या फिर हमने कोई भी कपड़ा रखा, उस कपड़े ने पूरा खून सोख लिया, तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को हटा के फिर दूसरा कपड़ा रखते हैं, फिर उस कपड़े को हटा के तीसरा कपड़ा रखते हैं। ऐसा नहीं करना। क्या करना है, इस चीज को ध्यान से सुनना। अब तुमने क्या करा, एक कपड़ा रखा, उसने पूरा खून सोख लिया, तो अब जब तुम उस कपड़े को हटाओगे तब हमारा शरीर क्या क्या करता है, क्लॉटिंग बनाना शुरू करता है, एक पपड़ी बनाना शुरू करता है, जिससे खून बहना कुछ देर बाद बंद हो जाता है। अब अगर तुमने उस कपड़े को हटाया तो वो जो पपड़ी थी ना, वो खिंचकर आ जाती है, तो वो जो क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी तुम उसको बीच में ही रोक दे रहे हो, तुम उसको खुद से ही रोक दे रहे हो, जबकि वो होने देनी चाहिए। तो जब तुमने एक कपड़ा रखा तब उसको हटाना नहीं है, उसी के ऊपर दूसरा कपड़ा, उसी के ऊपर तीसरा, उसी के ऊपर चौथा कपड़ा रखना है, उनको हटाना नहीं है। नहीं तो वो पपड़ी जो जम रही है, क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो बीच में रुक जाएगी। ठीक है, उसको हमें हैम्पर नहीं होने देना है। खून कुछ देर में रुकना बंद अपने आप में हो जाता है, लेकिन तब तक थोड़ा सा हमें दिल के लेवल के ऊपर को हाथ लेकर आना है और फिर उसके ऊपर रखते जाना है अलग अलग जो कपड़ा है वो, जिससे कि खून एब्जॉर्ब होता रहे। ठीक है, ये एक छोटी सी माइक्रो लर्निंग थी। इसी प्रकार से हर एक क्लास के एंड में मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, जैसे कि सीपीआर कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, हीट स्ट्रोक में अपनी जान हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे डाइजेशन को सही रखने के लिए कौन से प्रोसीजर्स हैं, डीआरडीओ कौन कौन सी नई चीजें बना रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। हाँ जी, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फिब्रिनोजन जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, सबकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर है बच्चे? तो लीडर बोर्ड देखें हम लोग जरा। यश, जयराज, अहतशाम, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है, विकास, हरिओम, प्रिंस, सोमराज, संदीप, कौशल और मोहित। 6 on 6 सही है विद द लीस्ट एवरेज टाइम 2.3 सेकेंड। शाबाश। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है? देखो, एक चीज मैं तुम्हें आज बताती हूँ, ये हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हम लोग पहली बार आज मिले हैं, मैं तुम लोगों को समझूंगी, तुम मेरा पढ़ाने का तरीका समझोगे, कैसे नोट्स बनाने हैं हम इस चीज को समझेंगे, साथ में मिलकर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, एक आध क्लास लगेगी, लेकिन फिर हम लोग मैच करने लगेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी फिर, है ना। तो थोड़ा धीरज रखिए, आराम से हम लोग हर चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू होगी, हमारे शरीर के बारे में बात करना शुरू करेंगे, तब चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। सर्वाइवल स्किल्स मैं तुम्हें साथ साथ में सिखाती जाऊंगी। एडिशनली तुम्हें जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में दिक्कत हो कि कोई सर्जरी तुम्हें करवानी है या फिर नहीं करवानी है, कि तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें उस चीज़ से भी रिलेटेड एडवाइस दे दूंगी अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को लेते हुए। ठीक है, हम लोग पूरे वेटेज की, कहाँ से मॉडरेट, कहाँ से इजी, कहाँ से टफ क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वो पूरा वेटेज का लिस्ट तुम्हारे सामने ले आऊंगी, तुम्हारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ओह दैट्स वेरी नाइस मुस्कान, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको पता है कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपनी तरफ से जितना हो सकता है, अब अगर अपनी तरफ से अपन 100% करते हैं ना, तो एटलीस्ट हमारे दिल में गिल्ट नहीं रहता कि हमें पता था तो हम कर पाए, नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते, वो भी तो एक मन में गिल्ट रह जाता। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमेशा मैं एक बात बोलूंगी जो आप याद रखेंगे, हमेशा हर एक क्लास के एंड में एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी, दैट अ हेल्दी माइंड resides in a healthy body। ये मेरा तकिया कलाम है,
कभी भी तुम मुझसे मिलो बाद में सिलेक्शन के बाद में, तो ये चीज हमेशा याद रखना, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि ये जो आपका दिमाग है ना, ये आपके शरीर का ही हिस्सा है। तो अगर दिमाग को हेल्दी रखना है, हम चाहते हैं दिमाग हेल्दी रहेगा तभी तो हम टॉप कर पाएंगे, तभी तो हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दिमाग सही से काम किया तो सब कुछ बेहतरीन है, और ये दिमाग तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तो तुम्हें अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखना होगा। ये जो बाहर का तुम वो पानी पूरी वाले भैया के हाथ के पसीने के नमक वाली पानी पूरी खाते हो, या फिर एक ही तेल में तली हुई 100 बार कचौड़ी वाले वो तेल जो होता है जो जहर बन चुका है वो कचौड़ी तुम खाते हो, तो तुम अपने शरीर को ही फीड कर रहे हो। और तुम्हारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये दिमाग कैसे स्वस्थ रहेगा भाई। तो इस चीज को ध्यान रखना है, और इस चीज को ध्यान रखते हुए अपना पूरा जीवन निकालना है कि शरीर को स्वस्थ रखोगे तब ये स्वस्थ रहेगा, और ये स्वस्थ रहा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक पाएगा। तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, हर एक चीज। तो मैं एक देखोगे, सुनील छेत्री ने बोला था एक बार जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने ये बोला था कि मैंने ये समझ लिया है जीवन में कि जो भी खाना खाया जा रहा है वो एनर्जी के लिए खाया जा रहा है। तब से वो एकदम एकदम बहुत ही हेल्दी खाना खाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि खाने का काम और कुछ है नहीं, एनर्जी देने का है। तो तब से वो इतने ज्यादा हेल्दी हो गए, और आप उनका परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, एवरीवन नोज हिम, है ना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आई विल ऑलवेज से दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो सब लोग अपना ध्यान रखो, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। अगली क्लास में ये रिवाइज करके आइएगा, कुछ सवाल मैं इससे पूछूंगी, और अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।